Hello friends, welcome to Magical Studies. Today we are going to start the questions related to the curriculum which are from the last year question papers. So let's start the first questions which is from December 2018. द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है एक स्कूल हेडमास्टर कक्षा में निर्देश प्रणाली में सुधार के लिए एक निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत करता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया होगी। ये अगर हेडमास्टर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक टीचर है वो इंस्ट्रक्शनल, जब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं एक टीचर के द्वारा, वहाँ पे सुधार मतलब वो टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है उसके बारे में जानकारी चाहता है या उसमें सुधार चाहता है, तो वो किस तरह का मूल्यांकन पे जोर देगा। रचनात्मक मूल्यांकन मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहाँ बात हो रही है। योगात्मक मूल्यांकन मीन्स समेटिव असेसमेंट की यहाँ बात हो रही है। या फिर मानदंड या स्टैंडर्ड जो मूल्यांकन होता है, या कसौटी संदर्भित मूल्यांकन, इन चारों में से यहाँ किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे फॉर्मेटिव, देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो करवाया जाता है टाइम टू टाइम। जैसे कोई भी लेसन पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कोई टेस्ट लिया जाता है तो उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे करवाना चाहिए, या हेडमास्टर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ करवा कर ये देख सकता है कि जो उसका इंस्ट्रक्शनल या निर्देश प्रणाली जो है उसमें सुधार वो करवा सकता है या उसको इम्प्रूव वो कर सकता है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन नवंबर 2017 से लिया गया है और ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस निर्णयात्मक पदों में शिक्षण के विभिन्न प्रकार जैसे कि अनुदेशन, अनुकूलन, प्रशिक्षण और शिक्षण में अंतर निर्भर करता है। मीन्स इनमें से निर्णायक मतलब कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि टीचिंग के दो अलग अलग स्टेप्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, एडेप्टेशन है, ट्रेनिंग है, टीचिंग है, तो इन सब में जो है वो बता सकता है कौन सा सबसे उपयुक्त कौन सा है या कौन सा सबसे ज़्यादा निर्भर कौन से किस पे कर रहा है। तो संकेतों का अनुप्रयोग, उद्दीपकों का चुनाव, बुद्धि का अनुप्रयोग और प्रतिपुष्टि की संभावना। तो इन सब में अगर ये सब चीज़ें अगर वो यूज़ कर पा रहा है तो इसका मतलब वो बुद्धि का अनुप्रयोग कर रहा है। मीन्स अपनी इंटेक्ट का वो यूज़ कर रहा है। तो इट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दैट मीन्स सी होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य। योगात्मक अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि योगात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो समेटिव असेसमेंट को हम संकलनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, या समेटिव मीन्स सम मतलब बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा अगर हमें किसी चीज़ को इवेल्युएट करना है या उसका मूल्यांकन करना है तो उसको हम योगात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। तो अब ये देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं कि दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग करना, गृह कार्य द्वारा अधिगम का अनुश्रवण करना, या आवधिक परीक्षण करना, या छात्रों का साप्ताहिक स्तर पर निर्धारण करना। देखो साप्ताहिक स्तर पर अगर तो ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की यहाँ बात आ रही है तो ये नहीं हो सकता। गृह कार्य से कोई भी मूल्यांकन हम ये नहीं कर सकते कि जो गृह कार्य है वो बच्चा लिख के लाया उसका सिर्फ सुन ले उसको, तो उससे मूल्यांकन हो जाएगा। दैनिक प्रश्नोत्तरी, दैनिक वाला भी फॉर्मेटिव की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो आवधिक मीन्स कुछ अवधि के बाद, जैसे हर 3 महीने के बाद या जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो जो है वो योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य रखती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन जो है वो जुलाई 2016 से लिया गया है और ये क्या कह रहा है? संकलनात्मक मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है। संकलनात्मक मूल्यांकन से, संकलनात्मक मूल्यांकन का मतलब हो गया वही सेम बात जो हमने अभी ऊपर बताई है, दैट इज योगात्मक मूल्यांकन को वही संकलनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। वर्ष के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांकों का योग जो है उसको हम संकलनात्मक कह सकते हैं। वर्ष के अंत में प्राप्तांक मतलब सभी परीक्षणों का अगर हम योग कर दिया जाए तो उसको संकलनात्मक कहा जाएगा। कि वर्ष के अंत में जो टोटल अंक जो प्राप्त होंगे उसको कहा जाएगा। एक परीक्षण के समस्त कक्षा द्वारा
मीन्स पूरी कक्षा के अंकों को मिला दिया जाए तो उसको हम संकलनात्मक कहेंगे, या सेमेस्टर के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्त अंकों का योग, मीन्स एक जितने भी सेमेस्टर न, जैसे 3 सेमेस्टर हुए हैं उन सबको प्लस करके उनके जो अंक आए हैं उनको हम सेमेस्टर वाइज या उनको हम संकलनात्मक मूल्यांकन के दौरान लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो वर्ष के अंत में जो प्राप्त अंक है दैट इज़ नोन एज, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वही समेटिव इवैल्यूएशन को बताती हैं या योगात्मक। आपको तीनों टर्म्स याद रखनी है, संकलनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन एंड समेटिव असेसमेंट। तो ये तीनों जो हैं वो वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाओं को ही बताती हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन से निहितार्थ है। संकलनात्मक मूल्यांकन का क्या मतलब है, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? शिक्षण अधिगम अंतरक्रियाओं के दौरान निष्पत्ति का आकलन, प्रारंभिक उपलब्धि के स्तर को जानना, अभिप्रेरणात्मक उद्देश्यों हेतु अधिगम निष्पत्ति का आकलन, या अकादमीय स्तर के अंत में निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चितीकरण। निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चित, निष्पत्ति मीन्स जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, एक छात्र की, एक स्टूडेंट की जो भी परफॉर्मेंस है उसको जो छात्र के अंत मतलब एक अकादमिक स्तर के अंत में जो निश्चित कर दिया जाए कि बच्चा ये इस तरह का है, तो उस तरह के मूल्यांकन को हम संकलनात्मक। बहुत मतलब ये क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि करिकुलम इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। तो आपने ये 5 क्वेश्चन देखे कि ये जो 5 क्वेश्चंस जो थे वो समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका जो 5th का जो आंसर होगा दैट इज डी। अब 6th क्वेश्चन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि संकलनात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य, देखो फिर वहाँ पे संकलनात्मक मूल्यांकन की बात आ गई है, समेटिव असेसमेंट की बात आ गई है। का मूल उद्देश्य यह जानना है कि अधिगमकर्ताओं ने सभी मध्यावधिक परीक्षणों को पास कर लिया है, वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं। 3rd या सी सभी परीक्षण और प्रदत्त कार्य पूरे कर लिए हैं, या पूरे पाठ्यक्रम में उपस्थिति दर्शाई गई है। तो देखो अटेंडेंस की तो उपस्थिति मतलब अटेंडेंस की बात हो रही है, अटेंडेंस की तो यहाँ कोई बात नहीं होती, इवैल्यूएशन हम अटेंडेंस के बेसिस पे नहीं करते हैं। तो सभी परीक्षण और प्रदत्त कार्य पूरे कर लिए, कार्य का पूरा होना भी जो है वो असेसमेंट या इवैल्यूएशन को नहीं दिखाता है। तो ये 3rd और 4th ऑप्शन तो दोनों ही रॉन्ग है। अब जो 1st और 2nd जो ऑप्शन थे उन्हीं पे हम वापस आ जाते हैं कि सभी मध्यावधि परीक्षणों को पास कर लिया है या वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं। देखो मध्यावधिक परीक्षणों को पास करना, परीक्षणों को पास कर लिया है तो ये भी जो है ये इसको नहीं बताएगा संकलनात्मक, सिर्फ ये तो एक वैसे ही बताता है कि इवैल्यूएशन को नहीं बताता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब आपको आपके जो मार्क्स देके ये बता दिया जाए कि आपकी क्या ग्रेडिंग है, आपकी क्या पोजीशन है, तो सिर्फ परीक्षणों को पास कर लेना से नहीं पता चलेगा। अब बी ऑप्शन पे और देख लेते हैं कि वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, मीन्स वांछित अधिगम मतलब जितना, जैसे अगर हमने 40% पास क्राइटेरिया रखा है तो वो 40% जो है अगर उसका आ गया है तो वो पास माना जाएगा, अदरवाइज फेल माना जाएगा। अगर 60% से अबव है तो उसकी पोजीशन जो है, उसकी जो रैंक क्या आई है, उसकी ग्रेड क्या आया है, ये सब हम वांछित अधिगम परिणामों से पता चल सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम बी मार्क करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रभावी रचनात्मक मूल्यांकन हेतु कौन सी नीति प्रासंगिक होगी। मीन्स प्रभावी रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन की यहाँ दोबारा बात आ गई है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी। रचनात्मक मूल्यांकन मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहता है, प्रतीक्षा करो और देखो की नीति, प्रभावी देखो की नीति, पूर्णत्व की नीति है, या फिर अधिगम उपलब्धि के उपयोग और आकलन की नीति। मीन्स इन चारों में से कौन सा, देखो प्रतीक्षा करो और देखो, अधिक प्रतीक्षा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ सिखाना नहीं है और सिर्फ वेट करते रहना है, ऐसा नहीं है। प्रभावी देखो की नीति मीन्स इफ़ेक्ट नहीं देखा, मतलब सिर्फ इफ़ेक्ट ही देखा जाए, पढ़ाया ना जाए, इंस्ट्रक्शन ना दी जाए तो वो भी ठीक नहीं है। पूर्णत्व की नीति वो तो सब कुछ सीख जाए अपने आप, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। अधिगम उपलब्धि के उपयोग मीन्स जो भी अधिगम हमने करवाया है उसका उपयोग बच्चे ने कितना किया है,
जैसे अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं तो उसका वो कैसे यूज़ कर रहा है, या किस तरह से जो हमने उसके अधिगम करवाई है, रीडिंग या लर्निंग करवाई है, तो उसके बाद उसको यूज़ कैसे कर रहा है एक स्टूडेंट, और आकलन की नीति, और उसके बाद उसी से बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाए या आकलन किया जाए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी पे हम जाएंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे लग रहा है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन जो है वो है विषय वस्तु के मूल्यांकन का बोझ कम करना, सतत मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखा है उसका मूल्यांकन करना, या विद्यार्थियों को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना। तो इसके लिए आप विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखा है, मीन्स यहाँ देखो सिर्फ जो हमारा जो विषय वस्तु है के मूल्यांकन का बोझ कम करना, मीन्स ये तो कहीं भी इवैल्यूएशन को नहीं दिखा रहा है कि कंटेंट वस्तु जैसे हमने 2 चैप्टर काट दिए, कम कर दिए, तो उसका इवैल्यूएशन का बोझ जो है वो कम कर दिया, उससे कुछ नहीं हो रहा है। सतत मूल्यांकन, कॉन्टीन्यूअस मूल्यांकन करते रहते हैं, तो उसमें तो फॉर्मेटिव नहीं है। फॉर्मेटिव मतलब होता है कि जो हमने पढ़ाया है उसके बाद बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है उसको टेस्ट करने के लिए जब हम इन बिटवीन क्वेश्चंस या डेली उसका असेसमेंट करते हैं, डेली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद जो अगर कोई टेस्ट, छोटा सा टेस्ट भी लिया जाता है, तो हम उन सबको रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसके लिए विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखा है और उसका मूल्यांकन करना, दिस इज़ नोन एज रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये 8 क्वेश्चन हमने आज किए हैं समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड हम कह सकते हैं, या करिकुलम इवैल्यूएशन किस मेथड से किया जाता है उससे रिलेटेड भी कह सकते हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर से सारे निकाले गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करके जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।